हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इग्नू एमए इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट MEC 109। सब्जेक्ट का नाम है अर्थशास्त्र में अनुसंधान विधियाँ। ये इसका यूनिट 1 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें टोटल 6 यूनिट हैं। हम हर यूनिट के हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आराम से ध्यान से पढ़ते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, शोध प्रविधि और इसके संगठकों की व्याख्या कीजिए। शोध प्रविधि होती है रिसर्च प्रोसेस, और उसके फैक्टर्स की हमें व्याख्या करनी है। या क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि शोध प्रविधि और शोध विधियों में क्या अंतर है, रिसर्च प्रोसीजर में और रिसर्च मेथड्स में क्या अंतर है, ये हमें स्पष्ट करना है। तो आंसर है शोध शब्द अंग्रेजी के रिसर्च का हिंदी रूपांतरण है। शब्द रिसर्च फ्रांसीसी भाषा के रिसर्चे शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, इसे रिसर्चे भी बोल सकते हैं, रिसर्च भी बोल सकते हैं। तो ये प्रोनाउंसिएशन अपने आप से देख लीजिएगा। जिसका तात्पर्य है देखना, खोज करना या सब दिशाओं में जाना इत्यादि। ठीक है, तो री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना। तो एक ही चीज़ को बार बार खोजना। ठीक है, और बार बार खोजना एक जैसा नहीं, जैसे हम कि रिसर्च करते हैं। ठीक है, अगर ये जो रिसर्च है ना, ये आपके PhD के लिए अगर आप नेट JRF का पेपर दे रहे हो तो उसमें भी हमारा एक पूरी यूनिट है इसके बारे में, वहाँ पर भी काम आएगा। तो रिसर्च का क्या मतलब होता है कि एक ही चीज़ को बार बार सर्च करना कि उसमें नया क्या और हम निकाल सकते हैं। ये नहीं कि जिसने पहले ही रिसर्च कर लिया इसके बारे में सेम रिसर्च आप कर लो, नहीं, हमें और कुछ नया ढूंढ के निकालना होता है। इस प्रकार शोध का तात्पर्य है किसी तथ्य को बार बार संबंधित जो भी हमारे पास डाटाज हैं, जो भी प्रदत्त हैं, उनके आधार पर देखने को या खोजने से लिया जाता है। मूल रूप से शोध का तात्पर्य गणवेषणा से लिया जाता है कि एक ही चीज़ को बार बार आप गणना कर रहे हो, बार बार कैलकुलेट कर रहे हो, बार बार उसे देख रहे हो, जान रहे हो, तो मूल रूप से शोध का विषय ये होता है। शोध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं की खोज के संदर्भ में किया गया है, क्योंकि जो चीज़ पहले हो चुकी हैं उन्हीं के बारे में तो हम और खोज कर रहे हैं। ठीक है, जो हो चुका है उसके बारे में खोज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो हुआ नहीं है उसके बारे में अगर कुछ निकालना है तो उसे इन्वेंशन कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन रिसर्च किसे कहते हैं कि जो चीज़ हो चुकी है। तो ऐतिहासिक घटनाओं की खोज के संदर्भ में इसका मतलब लिया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं रिसर्च प्रविधि की, रिसर्च मेथोडोलॉजी की या फिर रिसर्च प्रोसीजर की, तो ये एक विस्तृत शब्द है जिसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण तत्व आते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सैद्धांतिक परिदृश्य या शोध एवं जांच के तर्क का मार्गदर्शन करने वाले परिदृश्य कि ऐसे क्या एटमॉस्फेयर है, क्या एक ऐसे डाटाज हैं, क्या थीम हमारे पास है जिससे कि हम सैद्धांतिक परिदृश्य कर सकें, उसके बारे में शोध कर सकें, रिसर्च कर सकें, जांच कर सकें, उनके बारे में तर्क दे सकें। फिर है आंकड़ों का एकत्रीकरण, क्योंकि अगर हम शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास डाटाज होंगे ना, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आंकड़ों के एकत्रीकरण के यंत्र और विधियाँ भी इसी का एक विषय है। और तीसरा है आंकड़ों के विश्लेषण की विधियाँ, कि हमने डाटा तो एकत्रित कर लिए, उसको हम एनालाइज करेंगे तो उसको कौन कौन से मेथड होंगे। शोध विधियों, अगर हम इसकी मेथड्स की बात करें तो शोध विधियों के अंतर्गत शोध की तकनीक और यंत्रों का समावेश होता है कि शोध की कौन कौन सी टेक्निक हैं, कौन कौन से इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनका समावेश होता है किसमें? रिसर्च मेथड्स में। शोध तकनीकों का संबंध आंकड़ों को एकत्रित करने, तो ये तो हमने 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले कोई भी हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं, कुछ किसी के बारे में शोध करना है, रिसर्च करना है, तो सबसे पहले हम डाटास को एकत्रित करेंगे और सूचना या आंकड़ों को प्राप्त करने, एकत्रित करने, संगठित करने, विश्लेषण करने की तरीकों से संबंधित व्यापारिक पहलुओं से होता है कि पहले हमने डाटास को एकत्रित कर लिया, फिर उसे ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर उसको एनालाइज कर लिया। तो यंत्र वे उपकरण होते हैं जो आंकड़ों के एकत्रीकरण और उसके विश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं। तो हमने बात की थी तकनीक तो थी, साथ में यंत्र थे। कौन कौन से यंत्र होते हैं जो हम डाटा को एकत्रित करते हैं? ये वो वाले यंत्र नहीं है जिनसे कोई चीज़ ठीक की जाती है, ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स वैसे हैं कि हम डाटा को कैसे एकत्रित करेंगे, फिर उसको कैसे एनालाइज करेंगे। इसके अंतर्गत आती है प्रश्नावली, क्वेश्चनरीज होती हैं, या अनुसूची, शेड्यूल हो गया, डायरी हो गई, जांच सूची हो गई, मानचित्र, फोटो, ड्राइंग आदि शामिल होते हैं, जो हमने 11वीं में स्टैट्स में पढ़े थे। परिणात्मक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रमुख रूप से संगणना या न्यायाधीश विधियों का उपयोग किया जाता है। तो सैम्पलिंग मेथड होता है ना, या फिर भी हम सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया, फिर हमने सैम्पलिंग मेथड ले लिया, या सभी चीज़ों को हमने उपयोग में डाटा को उपयोग में ले आए, तो होते हैं ना प्रत्यक्ष डाटा, अप्रत्यक्ष डाटा, ये सब इसके एक पार्ट होते हैं। गुणात्मक शोध की बात करें हम अगर, तो इसमें आंकड़ों का सृजन, संकलन, प्रतिभा की अवलोकन, आंशिक निर्मित साक्षात्कार, जो साक्षात्कार होते हैं ना, इंटरव्यूज़ वगैरह, जीवन इतिहास, प्रयोग, अग्रगामी अध्ययन और दृश्य लेख आदि तरीकों से इसको
किया जाता है। तो गुणात्मक शोध है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि क्वालिटिव है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी साक्षात्कार हैं या जीवन इतिहास किसी के बारे में या उसका प्रयोग कह सकते हैं, अग्रगामी अध्ययन किया जा रहा है, दृश्य लेख आदि है, उन तरीक़ों से इसको डाटा को अवलोकन किया जाता है। आंकड़ों के विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न चरों से संबंधित विभिन्न चरों से जो भी हमारे विभिन्न चर होते हैं उनसे संबंध स्थापित करने तथा परिणामों की परिशुद्धता का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त सांख्यिकी तकनीकों को सम्मिलित किया जाता है। तो क्योंकि जब हमें आंसर लिखना होता है ना, तो यहाँ अपने प्रॉपर अच्छे थोड़े स्टैंडर्ड वाले वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। तो हम इसको थोड़ा इस तरह से याद करेंगे कि आंकड़ों का अगर हमें एनालाइज करना है तो जो भी हमारे पास मत हैं, आइटम्स हैं, चर हैं, उनमें संबंधित स्थापित करने की उनमें क्या आपस में रिलेशन है और उसके क्या रिजल्ट्स हैं और वो कितने प्योर है, प्योरिटी भी होना चाहिए, उसको इवेल्यूएट करना होता है। ठीक है, और इसके लिए जो भी सांख्यिकी तकनीक, स्टैटिकल जो टेक्निक्स होती हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार प्रविधि, विधियों एवं यंत्र या तकनीक शोध प्रक्रिया के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। कई परिस्थितियों में इन तत्वों में से कोई एक अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। ठीक है, तो कुछ परिस्थितियों में तो होता है, कुछ स्थितियों में तो कि तीनों में से कोई 2 हो तो भी चलेगा, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति होती हैं जिसमें अगर तीनों ना हो तो अपने आप में कोई पर्याप्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीकों में पर्याप्त ज्ञान के बिना कोई भी आंकड़ा व्यवस्थित ढंग से एकत्रित नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें कि डाटा को कलेक्ट करना है तो उसमें अगर डाटा को डाटास के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, जो कलेक्टर है जो उसको डाटास को एकत्रित कर रहा है, तो वो ढंग से उसको व्यवस्थित ढंग से एकत्रित नहीं कर पाएगा। इसके लिए स्टैटिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसी प्रकार आंकड़ों से संबंधित चरों में निहित लक्षणों के आधार पर दर्शन और परिप्रेक्ष्य जो भी पर्सपेक्टिव होते हैं उनका विस्तार किए बिना आंकड़ों की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो जो भी हमारे पास इसके लिए डाटाज होते हैं उनसे जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, उससे हमें जो भी पर्सपेक्टिव कुछ मिलेगा उसका विस्तार किए बिना आंकड़ों की व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको एनालाइज नहीं किया जा सकता। आंकड़ों के कुशलतापूर्वक अध्ययन व विश्लेषण हेतु सांख्यिकी तकनीकों के ठोस ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें डाटा को बिल्कुल एफिशिएंटली उसको एनालाइज करना है, उसकी स्टडी करनी है और उसको अप्लाई करना है, तो उसके लिए सांख्यिकी तकनीकों के ठोस ज्ञान की आवश्यकता होती है। जिसको स्टैटिकल नॉलेज होगी वही डाटा को बहुत ढंग से तैयार कर पाएगा, उसे एनालाइज करने के लिए उसको बिल्कुल शेड्यूल में रख पाएगा, जिससे कि उसके आधार पर एनालाइज किया जा सके और जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको हम प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो कुल मिला के फर्स्ट यूनिट से 20-21 क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उससे भी हमें पता चल जाएगा। अगर आप सिस्टमेटिकली नॉलेज करोगे, मास्टर लेवल आप कर रहे हो, उसके बाद अगर आप नेट जेईई का पेपर देना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपको इनकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।